जय हिंद दोस्तों। बजट 2024 के अंदर सबसे बड़े 2 पॉइंट दोस्तों क्या आए हैं। सीए राहुल गुप्ता चैनल आप लोगों के साथ है। बजट 2024 के अंदर जीएसटी की मेजर अपडेट जो आई है, हम सबसे पहले मेजर अपडेट की तरफ जा रहे हैं। जीएसटी के अंदर क्या आया है जो आप सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सेक्शन 16 ऑफ द जीएसटी एक्ट, सेक्शन 16 के अंदर सबसेक्शन 5 एक नया ऐड किया गया है दोस्तों, इंसर्ट हुआ है, इज बीइंग इंसर्टेड। इसने क्या किया है, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 मैं आपको ये किस में से पढ़ा रहा हूं, ये है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल। आपको बजट की साइट पे मिल जाएगी, ये इंडियन बजट की साइट डालिए, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस बिल, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 ये 4 साल है। अगर अब होता क्या था दोस्तों, 17-18 का इनपुट नॉर्मली आपको 30 सितंबर या 30 नवंबर जो भी डेट होती थी, उस टाइम पे 30 सितंबर था जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया था। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने इसको 30 नवंबर किया। 17-18 का इनपुट 30 नवंबर 2018 तक लेना था। ऑल दो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड पीरियड दिया था 31 मार्च 2019 को, उसका भी एक्सटेंडेड पीरियड अब गवर्नमेंट ने कर दिया है। क्या कर दिया है, 30 नवंबर 2021। गवर्नमेंट ये कह रही है 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 अगर चारों सालों का कोई भी इनपुट था, फॉरगेट एनुअल रिटर्न, फॉरगेट एवरीथिंग, अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक उसका इनपुट ले लिया है तो भैया सब कुछ चंगा है। यानी कि 4 साल का इनपुट सीधा इकट्ठा उठाओ। अगर आपकी असेसमेंट चल रही है 17-18 का 3B का इनपुट, 18-19 3B, 19-20, 20-21 चारों सालों का 3B का इनपुट टोटल करो, 2A उठाओ या 2B उठाओ, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 चारों की 2B उठाओ, 2A उठाओ, जो भी हो, जो भी एप्लीकेबल था, रिकनसाइल करो, चारों साल की इकट्ठी असेसमेंट कर लो, वो ज्यादा बेटर है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब ये केस में एक प्रैक्टिकल बंदा बच गया है। मेरा एक क्लाइंट है, वो कैसे बचा मैं आपको बताता हूं। उनकी 19-20 की रिटर्न लेट हो गई। अब 19-20 का इनपुट आपको मोटा मोटी 30 सितंबर 2020 तक मिलना था या 30 नवंबर था, मुझे नहीं याद वो कब चेंज हुई थी। आप ये मान के चलिए वो 30 नवंबर तक लेना था, लेकिन ये बेचारे आलसी थे, इन्होंने 19-20 की जनवरी 20 की रिटर्न डाली, जनवरी 21 में। तो 30 सितंबर 2020 तक इनपुट मिलना था, इन्होंने रिटर्न ही लेट डाली, अपनी 3B ही लेट डाली है, तो इनका इनपुट कोलैप्स कर गया, अलाउड ही नहीं हुआ। मैटर पहुंचता अपील में, उससे पहले गवर्नमेंट ने ये ला दिया, भैया ये शुरू के 4 साल है, अगर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 तो चारों सालों का इनपुट अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक भी रिटर्न डाल दी है तो भैया सारा इनपुट अलाउ कर देंगे, लड़ाई झगड़ा खत्म करो। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट मेजर क्या आया है दोस्तों, मैं पहले मेजर पॉइंट कवर कर रहा हूं जो आपके लिए प्रैक्टिकली बड़े यूजफुल होने वाले हैं। सेक्शन 74A एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है दोस्तों, जिसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस हर एक सेक्शन में इन्होंने किए हैं। अभी तक क्या था, सेक्शन 73 और 74 में डिमांड बनती थी दोस्तों, राइट। एक होता था आप जेन्युइन हो, एक होता था आपने फ्रॉड किया है। सेक्शन 73 जेन्युइन केस है आपका, जेन्युइनली आपसे कोई गलती हुई है। 74 आपने फ्रॉड किया है, जानबूझ के गवर्नमेंट के पैसे मारने के लिए गलत तरीके यूज किए हैं। इसका पीरियड होता था 3 इयर्स, नोटिस आएगा 3 साल तक। इसका पीरियड होता था 5 साल तक नोटिस आएगा। गवर्नमेंट ने कहा भैया ये देखो, अब ये ना 2-2 ईयर ना समझ नहीं आते असेसमेंट के लिए, लड़ाइयां पहुंचती हैं हाई कोर्ट पे, कहते हैं भैया मैंने फ्रॉड किया है कि नहीं किया है। आधे केस तो इस वजह से भरे हुए हैं कि मैंने फ्रॉड किया ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा हो इस बात पे रहा है कि तुमने फ्रॉड किया है कि नहीं किया। अगर फ्रॉड बाद में प्रूव हो जाता है कि तुमने फ्रॉड नहीं किया था तो गवर्नमेंट का कितना पैसा वेस्ट हुआ कोर्ट में अपील करने का, कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ वकील खड़ा करने का। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया इस चीज पे लड़ाई मत करो, एक कॉमन टाइम पीरियड निकाल देते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 से आगे के लिए। 24-25 से आगे के लिए मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 पहला साल होगा जिसकी असेसमेंट एक कॉमन पैरामीटर पे होगी। अब वो कॉमन पैरामीटर गवर्नमेंट ने कहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और अर्नर्स रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड फॉर एनी ईयर पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों क्या हुआ, ये उन्होंने एक कॉमन पीरियड बनाना है
प्रोवाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, जो नहीं जमा कराया या शॉर्ट पे किया या एरनसली किसी ने गलत तरीके से रिफंड कर लिया या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया या यूटिलाइज किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड, 24-25 से आगे के पीरियड के लिए हम बात कर रहे हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द सेम लिमिटेशन पीरियड, भैया नोटिस सेम लिमिटेशन पीरियड के तहत इशू होंगे। 3 साल 5 साल का पीरियड आगे के लिए खत्म, 24-25 तक वही पीरियड रहेगा भैया, प्लीज नोट। 24-25 से पहले के लिए 17-18 से लेके और 23-24 तक के लिए जो भी असेसमेंट होगी उसका पीरियड यही रहेगा। उसके आगे के लिए पीरियड इन्होंने सेक्शन 74A में लिखा। फॉर इशूइंग डिमांड नोटिस एंड ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द चार्जेस ऑफ फ्रॉड लगा है, विलफुल मिसस्टेटमेंट लगा है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स लगा है कि नहीं लगा है, वाइल कीपिंग ए हायर पेनल्टी फॉर केसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। अगर फ्रॉड का केस होगा तो भैया हायर पेनल्टी तो लगाएंगे। तुमने गलत तरीके से पैसा चुराया सरकार का, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स गलत तरीके से अगर करोगे तो भैया देखो हम एक्स्ट्रा पेनल्टी तो लगाएंगे। ये है सेक्शन 74A। अब आ जाते हैं अपनी सारी चीजों के ऊपर स्टार्टिंग से। आइए जी, अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट से चलते हैं। सेक्शन 9 ऑफ द जीएसटी एक्ट। दोस्तों सेक्शन 9 के अंदर लिखा हुआ था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को हम जीएसटी से बाहर रख रहे हैं। अब उसके लिए एक और पॉइंट लिखा है उन्होंने कि भैया एक्स्ट्रा न्यूट्रल दारू अल्कोहल, अल्कोहल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो कि यूज की जाती है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। पहले उस पर लड़ाई चल रही थी जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अब उन्होंने बता दिया है कि भैया हम उसको परव्यू ऑफ जीएसटी से बाहर कर रहे हैं, हम उसको सेंट्रल टैक्स से बाहर कर रहे हैं। और आईजीएसटी एक्ट और ड्यूटी जीएसटी एक्ट के अंदर भी हमने बोल दिया है सेम अमेंडमेंट को ले आओ। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, न्यूट्रल है वो अल्कोहल ना, उसको पीने से शायद चढ़ती नहीं है, शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैं पीता तो नहीं हूं लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है शायद एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का मतलब यही होगा। ये इन्होंने 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी डाला था दोस्तों, बस इसको इसके अंदर लाके इन्होंने कंफर्म कर दिया। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट सेक्शन 10 क्या था, कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी के लिए भी वो बता रहे हैं भैया 74A के अंदर जो अमेंडमेंट आई है वो आगे से आपके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। कंपोजिशन लेवी की असेसमेंट भी 74A के तहत होगी। सेक्शन 11A एक नया सेक्शन आ गया है जी। अगर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत कोई चीज गलत हो गई है, ट्रेड प्रैक्टिस थी कि जी इस पेन के ऊपर रेट 5% सारी दुनिया लगाई जा रही थी, हर बंदा, हर मैन्युफैक्चरर, हर ट्रेडर 5% लगाया जा रहा था। गवर्नमेंट ने बताया भाई तुम सब तो गलत थे, इसमें तो रेट 12% था, तो उस केस में डिमांड नहीं बनाई जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूं, उस केस में डिमांड नहीं बनाई जाएगी अगर पूरी इंडस्ट्री ही गलत रेट फॉलो कर रही है। गवर्नमेंट टू रेगुलराइज नो लेवी और शॉर्ट लेवी और सेंट्रल टैक्स ड्यू टू एनी जर्नल प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी प्रिवेलेंट इन ट्रेड। सिमिलर प्रोविजन इज बीइंग प्रपोज्ड इन आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड जीएसटी कंपोजिशन टू स्टेट्स एक्ट। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अंदर एक अमेंडमेंट आती है दोस्तों, रिवर्स चार्ज सप्लाईज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स था, 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस था। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के रिवर्स चार्ज में कोई अमेंडमेंट नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिवर्स चार्ज में अमेंडमेंट आई है, वो अभी इन्होंने डिटेल नहीं बताया कि क्या आई है। लेट्स वेट कि कब वो प्रपोज करके पास करेंगे, उसमें शायद हमें मिल जाए। प्रोवाइड फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। राइट नाउ ये 60 डेज का पीरियड था, अब हो सकता है या तो पीरियड चेंज किया हो या कुछ और कंडीशन या एक्सप्लेनेशन उन्होंने लगाई हो। इसी के साथ सेक्शन 31(3) के अंदर भी इन्होंने अमेंडमेंट निकाली है जो रिवर्स चार्ज के केसेस को ही डील करती है दोस्तों। सेक्शन 31(3) के अंदर इन्होंने क्या लिखा, so as to incorporate an enabling provision for prescribing the time period for issuance of invoice by the recipient in case of reverse charge mechanism supplies। reverse charge mechanism supplies के अंदर जो सर्विसेज का है, इसमें कुछ नहीं बताया इन्होंने, इसमें इन्होंने सर्विसेज नहीं लिख रखा है। is being amended so as to incorporate an enabling provision for prescribing the time period। ये प्रिस्क्राइब करेंगे, कहां प्रिस्क्राइब करेंगे, रूल्स। तो सीजीएसटी रूल्स के अंदर भी कोई अमेंडमेंट आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना था, हमने इकट्ठा पढ़ लिया है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। अगली अमेंडमेंट, ये सेक्शन 16 की हमने एक अमेंडमेंट तो कर ली थी, सबसेक्शन 5। एक और अमेंडमेंट आई है जी, सबसेक्शन
6। इसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं। मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया 1 अप्रैल 2024 को, मान लीजिए, ठीक है। 30 डेज का पीरियड मिलता है, मैंने रेवोकेशन फाइल कर दिया 25 अप्रैल 2024 को, सारी रिटर्न फाइल करके रेवोकेशन फाइल कर दिया। अब जितनी भी परचेज मैंने 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में करी थी ना, उसमें बवाल करता था डिपार्टमेंट कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन इस 25 दिन सस्पेंडेड था, तो आपने माल क्यों खरीदा, आपने सर्विसेज क्यों लिया। अरे भैया काम तो करूंगा ना यार, काम थोड़ी बंद कर दूंगा और सामने वाला वेंडर भी बिल काटेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक सबसेक्शन 6 और निकाला, बीइंग इंसर्टेड इन द सेट सेक्शन so as to allow the availment of input tax credit, availment कर देंगे input tax credit की in respect of an invoice or debit note in a return file for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation of registration। आपका जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ till the date of revocation of cancellation of registration filed within 30 days। भैया रेवोकेशन 30 डेज के अंदर फाइल कर देना। of the date of order of revocation of cancellation registration subject to the condition that the time limit for availment of credit in respect of said invoice or credit note should not have been expired। 16/4 की क्रेडिट लिमिट को ध्यान में रखना भैया। कभी पता चले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, मान लीजिए 10 नवंबर को मान लो कैंसिल हुआ, और आप कह रहे हो यार मेरे को 10 नवंबर 2024 को मान लो कैंसिल हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। 10 नवंबर 2024 को कैंसिल हुआ और मैं ये कह रहा हूं भैया मुझे 31 मार्च 24 का इनपुट लेना था। मैंने 9 दिसंबर को रेवोकेशन फाइल कर दिया और बोला कि भैया मैं पिछले साल का इनपुट लूंगा, तो नहीं मिलेगा। भैया पहली बात तो इतना लेट करोगे ही क्यों इनपुट, करंट ईयर में ही लो ना इनपुट भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और बवाल हो जाता, लेकिन सरकार ने अच्छी बात है क्लियर कर दी। अपने कंसल्टेंट का दिमाग मत खाना इस चीज के लिए। सुनो दोस्तों क्या है, वो ये कह रहे हैं अब एक बवाल और होना था। भैया मेरे 18-19 की एक डिमांड बनी थी, मैंने जमा करा दी, मैं पहुंच गया सरकार के पास, सरकार तुमने तो ये अमेंडमेंट लाई है, मेरे लिए तो बेनिफिशियल है, मेरी डिमांड बननी नहीं चाहिए थी, इस रूल के तहत मैं था, तो मेरे को रिफंड दे दो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, द अफोरसेड अमेंडमेंट्स आर मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। पहले तो ये बता दिया भैया ये 1 जुलाई 2017 से अमेंडमेंट इफेक्टिव है। सेकेंडली फर्दर वेयर द टैक्स हैज बीन पेड, आपने टैक्स ऑलरेडी जमा करा दिया है, और द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रिवर्स, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर रिवर्स कर दिया है। नो रिफंड ऑफ द सेम शैल बी एलिजिबल। भैया रिफंड हम नहीं देंगे, कभी रिफंड मांगने पहुंच जाओ। आंसर इज नो रिफंड्स, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी अगले पॉइंट पे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था, अगर डिमांड सेक्शन 74, 129, 130 में बन रही है, मान लीजिए कुछ तो टैक्स पेबल बना, कुछ पेनल्टी बनी, मान लो ए ने बी को माल भेजा था, ठीक है जी, 100 रुपए का टैक्स बना, 100 रुपए की पेनल्टी बनी, रास्ते में माल पकड़ा गया, कुछ भी गड़बड़ करी बंदे ने, कुछ भी गलतियां करी, बी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, किसका, पेनल्टी का तो चलो सर नहीं मिलेगा, समझ में आता है, टैक्स का भी इनपुट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ था कि भैया इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं देंगे अगर डिमांड बनी है सेक्शन 74, 129, 130 में। तो अब इन्होंने सेक्शन 129 और 130 को तो उड़ा ही दिया है, जो रास्ते में माल पकड़ने का है। सेक्शन 74 है फ्रॉड का केस, फ्रॉड के केस में उन्होंने बोला है हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को। भैया हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं देंगे, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ना देने को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 23-24 तक के लिए ओनली। मतलब 23-24 से आगे के अगर केसेस होंगे और अगर सेक्शन 74 में भी डिमांड बन रही होगी तो सामने वाले को पेनल्टी का तो कोई इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स का इनपुट दे देंगे। परफेक्ट, समझ में आ रहा है दोस्तों। रिस्ट्रिक्ट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना था उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है दोस्तों। सेक्शन 21 किस चीज का था जी,
देख लेते हैं जी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी बोल रहे हैं भैया सेक्शन 74A के तहत तेरी फ्यूचर में असेसमेंट लगेगी। सेक्शन 30 सब सेक्शन 2, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एनेबलिंग क्लॉज बना रही है गवर्नमेंट, जो ऑफिसर को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो ये अभी रूल्स आएंगे उसमें पता चलेगा। तो एक रूल की अमेंडमेंट आनी वाली है। सेक्शन 31 हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। गवर्नमेंट ने एक और एक्सप्लेनेशन ऐड करी है सबसेक्शन 3 के अंदर, सो एज टू स्पेसिफाई दैट ए सप्लायर रजिस्टर्ड सोलली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 51। जो सेक्शन 51 के अंदर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के लिए सिर्फ जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है उसको सेक्शन 31(3)(f) के लिए रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट डिडक्टर है बेसिकली, उनको कहते हैं सेक्शन 31(3)(f) के अंदर आपको जितनी भी परचेजेज अंडर रिवर्स चार्ज आ रही हैं, जो परचेजेज अंडर रिवर्स चार्ज आ रही है उसको फॉल कर रही है, उसके लिए आपको इनवॉइस खुद से नहीं काटना। ये लिखा हुआ है सेक्शन 31(3)(f) के अंदर। सेक्शन 35, सेक्शन 35, अच्छा जी, सेक्शन 35 सबसेक्शन 6 इज बीइंग अमेंडेड। सेक्शन 35 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? गुड्स लॉस्ट और स्टोलन और डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग। ठीक है, परफेक्ट है, ब्लॉक्ड क्रेडिट है। इनपुट आपने ले लिया था जब आपने माल खरीदा था, जब वो जल गया या डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गया तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना था। ठीक है जी। अब आपने रिवर्स किया नहीं तो टाइम पीरियड 3 साल 5 साल वाला लगेगा कि 4 साल? तो गवर्नमेंट ने कहा भैया सेक्शन 74 है, इस पर भी एप्लीकेबल कर दिया है हमने। 4 साल, सॉरी गलत बोल गया मैं, अभी आया नहीं है टाइम पीरियड, क्या आएगा? ठीक है, तो सेक्शन 74A के तहत जो टाइम लिमिट लिखा होगा वही फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब सेक्शन 39 के अंदर एक अमेंडमेंट आती है दोस्तों। यहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट डिडक्टर्स जो थे ना वो बड़े आलसी थे यार। जिस महीने किसी का टीडीएस काटना होता था उस महीने की तो जीएसटीआर 7 डाल देते थे टीडीएस की रिटर्न। जिस महीने किसी का टीडीएस नहीं काटना उसकी रिटर्न ही नहीं डालते थे। और इसके अंदर जीएसटी 1 2 3B वाला चक्कर नहीं था कि भैया एक महीने की नहीं डालोगे तो अगले महीने की नहीं डाल सकते, आपको जिस महीने की डालनी है डालो, जिस महीने की नहीं डालनी मत डालो। तो इसको 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उन्होंने बताया था कि भैया मैंडेट द इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर ईच मंथ बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को हर महीने की रिटर्न डालनी पड़ेगी टैक्स रिटर्न एट सोर्स की, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर डिडक्शन हैज बीन मेड इन द सेड मंथ और नॉट। और यह भी बताया गया है कि इसके ऊपर कोई भी लेट फीस हम नहीं लगाएंगे। अगर पिछले पीरियड की कोई भी आप रिटर्न सेक्शन 51 के अंदर भर रहे हो तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। ठीक है जी। सेक्शन 49(8) टैक्स और पेनल्टीज का सेक्शन है। टैक्स और पेनल्टीज के सेक्शन में भी गवर्नमेंट ने ये लिख दिया भैया जो सेक्शन 74A में पीरियड होगा वही लगेगा, चाहे फ्रॉड का केस हो चाहे कैसा भी केस हो। सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, इस पे भी सेक्शन 74A लगा दिया गया है। सेक्शन 51 सबसेक्शन 7 में भी इन्होंने सेक्शन 74A को इंसर्ट कर दिया है। देख लीजिएगा सेक्शन 51 कौन सा था, ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे। सेक्शन 54 रिफंड का था। इसके अंदर क्या बोला है उन्होंने, एक तो आप मान लीजिए कोई आप ऐसा आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, एग्जांपल के तौर पे शायद गोल्ड के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी है, गोल्ड इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती आप एक्सपोर्ट करो, मैं श्योर नहीं हूं, चेक कर लीजिएगा। आपने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी तो जमा करा के रिफंड एक्सपोर्ट ड्यूटी जमा कराई और गोल्ड को एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड और अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट पहली बात तो आपको चाहती नहीं है कि आप ऐसे आइटम को एक्सपोर्ट करो, आपने फिर भी कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी दे दी। फिर आप कहते हो भैया जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है इसका मेरे को रिफंड दे दो। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया देखो सुनो, जिसपे हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं ना उसका हम रिफंड नहीं देंगे जीएसटी का। ठीक है, provided no refund of unutilized input tax credit or integrated tax shall be allowed in case of geodated supply of goods where such goods are exported to subject to export duty। जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम नहीं लेके जाने देंगे। सेक्शन 61 इज स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के अंदर भी गवर्नमेंट कह रही है भैया 74A सेक्शन हमने लगा दिया है। सेक्शन 62 है आपका नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स। अगर आप नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न है तो भी आपकी असेसमेंट गोइंग फॉरवर्ड
सेक्शन 74 ए में ही होगी। सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस, अनरजिस्टर्ड पर्संस का भी सेक्शन 74 ए के तहत ही असेसमेंट हो गई गोइंग फॉरवर्ड अगले सालों के लिए। सेक्शन 64 समरी असेसमेंट में भी सेक्शन 74 ए एप्लीकेबल कर दिया, ऑडिट में भी, स्पेशल ऑडिट में भी, इन सब में सेक्शन 74 ए को एप्लीकेबल कर दिया। अब क्या है जी, सेक्शन 70 के अंदर एक अमेंडमेंट आई, सम्मन, डीजीजीआई का सम्मन आया। ऑफिसर ने बोला, ऑफिसर को पावर थी, ही कैन सम्मन एनी पर्सन एंड इनवाइट एनी पर्सन टू कम इन टू मीट हिम फॉर द शोकॉज नोटिस। जो भी उसने इशू किया है, जो भी उसने नोटिस इशू किया, उसके अगेंस्ट वो क्या करता था, मान लो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके 4 डायरेक्टर हैं, वो चारों डायरेक्टर को सम्मन कर देता था, भैया तुम्हें ही आना, तुम अपना कंसल्टेंट भी हायर नहीं कर सकते। ऐसा ऑफिसर लड़ते थे प्रैक्टिकली, ऑल्दो जाते कंसल्टेंट ही थे, लेकिन हीटेड आर्ग्यूमेंट होते थे आपस में। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि भैया सेक्शन 1A, सबसेक्शन 1A ला दिया है कि अगर आपने कोई शोकॉज नोटिस भेजा है और सम्मन किया है, तो टू एनेबल एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव to appear on behalf of the summoned person before the proper officer in compliance with the summons issued by the said officer। तो भैया सम्मन के अगेंस्ट जरूरी नहीं है डायरेक्टर को ही बुलाया जाए, अगर सबसेक्शन 1A के तहत वो अपना एक कंसल्टेंट भी भेज सकता है। ठीक है। सबसेक्शन 12, सेक्शन 73 के अंदर सबसेक्शन 12 को ऐड किया गया और बोला गया कि भैया सेक्शन 73 सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक एप्लीकेबल रहेगा, उसके बाद सेक्शन 74A एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम सेक्शन 74 के साथ किया गया, सनसेट क्लॉज लग गया जी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बाद ये दोनों सेक्शन रिडंडेंट हो गए, नॉट यूजफुल नाउ। सेक्शन 75 सबसेक्शन 2A, क्या लिखा जी, प्रोवाइड फॉर रीडिटर्मिनेशन ऑफ पेनल्टी डिमांड इन ए नोटिस इन्वोकिंग पेनल प्रोविजंस। सेक्शन 74A(5) to redetermine the penalty in cases where the charges of fraud or misful statements are not established। जिसके अंदर willful misstatement वगैरह सेटिस्फाई नहीं होगा तो भी सेक्शन 74A ही लगेगा। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं सेक्शन 75(2A) के अंदर क्या लिखा था। अच्छा, अपीलेट अथॉरिटी और कोर्ट वाला मैटर था। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने ये डिसाइड किया, आपका केस पहुंचा एपेलेट ट्रिब्यूनल में केस पहुंचा, ट्रिब्यूनल के अंदर ये डिसाइड किया गया कि आपने फ्रॉड नहीं किया था, तो भैया पेनल्टी जो भी डिसाइड होगी वो सेक्शन 74A के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। ठीक है जी। प्रोवाइड्स फॉर रीडिटर्मिनेशन ऑफ पेनल्टी डिमांडेड इन ए नोटिस इन्वोकिंग पेनल प्रोविजंस to redetermine the penalty as per clause this where the charges of fraud are not established। फ्रॉड आपके अगेंस्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, सेक्शन 74A के तहत आपकी रीअसेसमेंट होगी। आगे चलते हैं, सेक्शन 104 को भी इन्होंने अमेंड किया। एडवांस रूलिंग का सेक्शन है दोस्तों। एडवांस रूलिंग के अंदर इन्होंने क्या किया, सेक्शन 74A इसके अंदर भी डाल दिया। बेसिकली सेक्शन 74A का इंपैक्ट बहुत सारी जगह आ रहा है। फिर सेक्शन 107 के अंदर इन्होंने क्या किया, प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। क्या था जी, अगर आपकी 25 करोड़ तक की डिमांड थी तो आपको 10% प्री डिपॉजिट करना था, 25 करोड़ से ज्यादा की डिमांड थी तो शायद 20% आपको, अगर 25 करोड़ से ज्यादा की डिमांड थी तो आपको 25% प्री डिपॉजिट में जमा कराना होता था। तो गवर्नमेंट ने अब इस 25 करोड़ की लिमिट को घटाकर 20 करोड़ कर दिया है कि अगर आपकी 20 करोड़ तक की डिमांड है तो आपको 10% प्री डिपॉजिट करना है, उससे ऊपर की डिमांड है तो 25% प्री डिपॉजिट करना है। ठीक है जी। रिड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट फाइलिंग अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी फ्रॉम ₹25 करोड़ टू ₹20 करोड़ इन सेंट्रल टैक्स। और सेक्शन 74A यहां पे भी आ गया। प्रिंसिपल बेंच कौन कौन से केस हियर करेगी ये बता देना जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल सा है। हाँ, एपीलेट ट्रिब्यूनल बनने में बहुत देर लग गई है तो गवर्नमेंट ने कहा है फाइलिंग अपील बिफोर एपीलेट ट्रिब्यूनल है प्रोवाइडेड रिवाइज टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील्स और एप्लीकेशन बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल। सेड अमेंडमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2024। तो इसका बेसिकली जो एपीलेट ट्रिब्यूनल का जो भी टाइम पीरियड होगा वो बता दिया जाएगा।
सेक्शन 122(1)(b, अब क्या हो रहा है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो आप, अनरजिस्टर्ड बंदे रजिस्टर्ड हैं आपके, आप सेक्शन 52 में टीडीएस काट रहे हो, टीसीएस सॉरी, सेक्शन 52 में टीसीएस काट रहे हो। अब आप टीसीएस काट रहे हो तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भैया इस सेक्शन के अंदर जो पेनल्टी लिखी हुई है ना, वो is being amended so as to restrict the applicability of the said subsection to electronic commerce operator who are required to collect tax at source। जो सेक्शन 52 के तहत टीसीएस ऑलरेडी काट रहे हैं, उनके ऊपर ये वाले सेक्शन की पेनल्टी नहीं लगेगी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सेक्शन 122 की पेनल्टी नहीं लगेगी किसको, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस काट रहे हैं। अब वो ओला उबर वाले तो टीसीएस काटते नहीं है, तो उनके ऊपर ये सेक्शन की टैक्स की अवेलेबिलिटी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, काफी सारी अमेंडमेंट है दोस्तों, है ना। सेक्शन 127, सेक्शन 127 मिसलेनियस पेनल्टी है जी। मिसलेनियस पेनल्टी को भी बता दिया है जी, सेक्शन 74 ये एप्लीकेबल हो गया जी आपके ऊपर, टाइम पीरियड वगैरह अपना वहां से चेक कर लेना। सेक्शन 128A, ये भी एक अच्छी चीज है, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड नोटिस फॉर द ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20। अगर आपके डिमांड नोटिस इन 3 सालों के हैं तो आपसे कोई इंटरेस्ट कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी अगर आप 31 मार्च 2025 तक अपना पूरा टैक्स जमा करा देते हो। अपील को मारो गोली, टैक्स जमा कराओ, मौज लो। अगर आपका जेन्युइनली टैक्स बनता था, जमा कराओ, खत्म करो, वेलकम क्लॉज है। अगर आपने एरनेस रिफंड लिया है जो आपको रिफंड नहीं बनता था, तो भैया उस केस में नहीं बख्शेंगे आपका इंटरेस्ट। बताओ, सरकार का पैसा भी मार लिया, ऊपर से कह रहे हो मैं यही वापस कर देता हूं, ब्याज नहीं दूंगा। भैया सरकार भी ब्याज पे चल रही है, ठीक है। इन केस अब कुछ बंदे जाग गए कि सर हमने तो पेनल्टी गलती से जमा करा दी थी, हमारे को रिफंड दिला दो। भैया रिफंड नहीं देंगे। इन केस वेयर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी हैव ऑलरेडी बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिमांड फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर, नो रिफंड शैल बी एडमिसिबल। मेक सेंस, रिफंड थोड़ी देगी सरकार। ट्रांजिशनल क्रेडिट के ऊपर कुछ है दोस्तों, देख लेना। मेरा तो ट्रांजिशनल क्रेडिट से कोई लेना देना ही नहीं है, अब इतना पुराना हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक भी लोगों के मैटर सॉल्व क्यों नहीं हो रहे ट्रांजिशनल क्रेडिट के। ठीक है जी। सेक्शन 171 एंटी प्रॉफिटेरिंग के अंदर गवर्नमेंट को पावर दी गई कि भैया कोई टाइम लिमिट बना सके एंटी प्रॉफिटेरिंग क्या था, मान लो मैं मैकडोनल्ड्स हूं, पहले मेरे को इनपुट नहीं मिलता था बहुत सारे आइटम्स का, मेरे को इनपुट मिलने लगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर सस्ता हो गया। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सस्ता हो गया तो मुझे रिड्यूस रेट का बेनिफिट अपने कस्टमर्स को देना था और अपने प्राइसेस रिड्यूस करने थे 1 जुलाई 2017 जीएसटी के आने के बाद से, लेकिन मैंने वो नहीं किया तो मेरा केस लग जाता है जी एंटी प्रॉफिटेरिंग के अंदर। अब एक बात बताओ, जीएसटी आए हुए 6-7 साल तो हो गए, 2017 से 24 हो गए, ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। अरे कब तक एंटी प्रॉफिटेरिंग का केस लगाओगे भाई? तो गवर्नमेंट ने बोला 1 अप्रैल 2025 जो है वो लास्ट डेट होगी जी, 31 मार्च 25 तक लास्ट केस एडमिट होगा। 1 अप्रैल 25 के बाद कोई भी एंटी प्रॉफिटेरिंग का केस नहीं होगा, एंटी प्रॉफिटेरिंग विल बी स्क्रैप्ड। मेक सेंस? उसको पावर दी गई है गवर्नमेंट को, एप्लीकेशन फॉर एंटी प्रॉफिटेरिंग केस, नोटिफाई द डेट फ्रॉम विच द अथॉरिटी अंडर द सेट सेक्शन विल नॉट एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन। वो डेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दी थी 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। पैराग्राफ 8 एक नया इंसर्ट हुआ है, किसमें? शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 क्या कहता है? नाइदर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हम इसको जीएसटी से ही बाहर कर देंगे। इसके अंदर क्या था जी, एक बंदे ने इतना बड़ा गोडाउन था, उसका इंश्योरेंस कराया ए कंपनी से। ए कंपनी थी, उसने कहा भैया मैं अकेली नहीं कर सकती, एक काम कर बी, थोड़ा सा इंश्योरेंस तू कर ले, ठीक है। तो कस्टमर को पूरा इनवॉइस ए ने दिया, सपोज 100 रुपए पे 18 रुपए, और 50 रुपए का इसने को इंश्योरेंस ले लिया। अभी राइट नाउ उस पर जीएसटी लगता था, तो गवर्नमेंट ने बोला भैया को इंश्योरेंस पे इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, को इंश्योरेंस विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। अब पढ़ लीजिए, एक्टिविटी ऑफ पेमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर। लीड इंश्योरर इज दिस, को इंश्योरर इज दिस। For the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreement shall be treated as neither supply of goods nor a supply of services, provided that the lead insurer pays the tax liability on the entire amount. Obviously, इसको 100 रुपए पे पूरा जीएसटी
देना है, इसमें तो कोई बवाल है ही नहीं। ठीक है जी। Paragraph 9 is being inserted in Schedule 3 so as to the provided the services by the insurer to the reinsurer for which the ceding commission or the reinsurance commission is deducted from the reinsurance premium, उसको भी GST से बाहर कर रहे हैं। वही आपस में दोनों कंपनियों की ट्रांजैक्शंस को बाहर कर रहे हैं। नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल द टैक्स पेड और the input tax rate which would not have been so paid or reverse had the said clause 114 been forced at all material times। वो 114 क्लॉज अभी जो हमने पीछे बढ़ाई 146 क्लॉज है। 114 क्लॉज वही था अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21 का जो हमने 30 नवंबर 2021 तक लिया था। ठीक है जी। हाँ, IGST एक्ट के अंदर सेम अमेंडमेंट है जी। एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल आ गया जी, ट्रेड प्रैक्टिस आ गया जी, सेक्शन 16(4) आ गया जी आपका 2021 वाला सारा 4 सालों का। ठीक है। मैक्सिमम ऑटो प्री डिपॉजिट आ गया जी, सेम है, हमने कर लिया कवर। UTGST के अंदर भी एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल आ गया जी। नॉन लेवी और शॉर्ट लेवी और यूनियन टेरिटरी टैक्स आ गया जी, जनरल प्रैक्टिस वाला। ठीक है जी। कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट में जनरल प्रैक्टिस आ गया जी। तो हमने GST की सारी अमेंडमेंट्स को कवर कर लिया है जो कि जुलाई 2024 में सरकार ने निकाली है। अभी ये बिल है, अप्रूवल आएगी, फिर एक्ट बनेगा, लेकिन मेजरली दोस्तों यही अप्रूव हो जाएगी, कोई चेंजेस नॉर्मली नहीं आते हैं। तो आशा करता हूं आज आपको GST से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिला होगा जो आपके लिए प्रैक्टिकली बड़ा यूजफुल होने वाला है और आप उसको अपनी लाइफ में अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हम आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहेंगे और स्टे अपडेटेड इन GST विद अस। हमारी GST अपडेटेड एवरी 8 भी आती है, रोज रात को 8 बजे हमारी एक वीडियो लाइव होती है। शायद आज हमारी वीडियो लाइव ना हो पाए, कोशिश करेंगे, आप लोगों का प्यार रहा तो जरूर लाइव करेंगे आज एक वीडियो। आप ऐसे ही चैनल का जुड़े रहिए और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.